ओके, नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने काफी कुछ करा, हेनरी लॉ वगैरह, रॉल्स लॉ वगैरह हमने करा, हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जाना, ग्राफ के बारे में जाना, उसके बाद हम कोलिगेटिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको पिछली क्लास मैंने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कि एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बाकी तीनों को मैंने अच्छे से करा दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है थोड़ा उसमें चलते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देती हूँ, जो कि आपके जो बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो वो आपको हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे ये कंसेप्ट आप बाकी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी जो है, बाकी तो 3 मैंने करा दिया था, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि हमें बेसिकली जब हम दो सेपरेट मीडियम डालते हैं, एक में प्योर सॉल्वेंट रहता है और दूसरे में उसी का सॉल्यूशन रहता है, और दोनों को एसपीएम के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, या एसपीएम के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू अ एसपीएम, तो क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करता है। अच्छा, तो मैं क्या करूं सो दैट सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो ना करे, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स मुझे सॉल्यूशन के साइड में कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता है, सो दैट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में फ्लो ना करे या फ्लो स्टॉप हो जाए। दिस इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। सिंपल प्रेशर है और कुछ भी नहीं है, वो यूनिट सारे रिजेंबल करता है जैसे कि प्रेशर का होता है, एटीएम पास्कल हो गया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पूरा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हुए पाई v इज इक्वल टू एनआरटी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज पाई v, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, एंड यू नो एन बाई वी क्या है, ये हो गया आपका मोलैरिटी, और आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, मोलैरिटी को कंसंट्रेशन सी भी कहते हैं, दोनों सेम है। और ये है क्या, एन बाई वी है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख सकती हूँ पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला ये एक यूज होता है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स वगैरह गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है, ये तो उसके लिए मैंने बनाया कि मान लो एक सॉल्यूशन बना है दो कंपोनेंट से, एक सॉल्वेंट होगा और एक ही सोल्यूट होगा, वन सॉल्वेंट वन सोल्यूट। दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, प्लस वन सोल्यूट, एक ही सोल्यूट डाला गया है सॉल्वेंट में, सोल्यूशन है मेरा। अगर वन सॉल्वेंट एंड मेनी सोल्यूट्स वाला केस रहेगा, तो एक सॉल्वेंट है और एंड मेनी सोल्यूट्स, सोल्यूट बहुत सारे रहेंगे, दो सोल्यूट हो, आपने एक सोल्यूट डाल सकते हो, आप उसमें दो सोल्यूट डाल सकते हो, आप उसमें तीन सोल्यूट डाल सकते हो। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो अब हम चलते हैं, और एक फॉर्मूला इसी से मैं लेके आऊंगी, उसको पाई भी इज इक्वल टू बनाते हैं, आपको मैं वैल्यूज वगैरह बताऊंगी। अब दूसरा जो टाइप है आपको बताऊंगी, आप थोड़ी देर वेट करो, आपको बताऊंगी। पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे थोड़ा आता है यूनिट का, आपको मैंने बताया था कि यूनिट यहाँ पे बहुत ज्यादा चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सिंपली ये फॉर्मूला डालते हो, तो पाई तो पास्कल में रहेगा, एटीएम में रहेगा, बार में रहेगा, मिलीमीटर इंची टॉर में रहेगा। ये कहाँ पे रहेगा, ये मोल पर लीटर में रहेगा। कंसंट्रेशन के लिए तो और कोई यूनिट होता नहीं है, मोल पर लीटर ले सकते हो, या फिर इसको पास्कल में डाल दो, जैसे मोल पर मीटर क्यूब में भी डाल सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। आप यहाँ गैस कांस्टेंट T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे इस पोर्शन में पाई v इज इक्वल टू एनआरटी। यूनिट कैसे डिसाइड होता है, आप सबको पता है यूनिट कैसे डिसाइड होता है। अगर मेरा पाई को मैंने एटीएम और बार में ले लिया, चलो अलग अलग लिखते हैं, एटीएम में ले लिया, वॉल्यूम किस में रहता है, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम रहता है लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स ही है। आर किस में रहता है, टेम्परेचर तो केल्विन में रहेगा ही, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। आर क्या लेते हो आप इसके लिए, और अगर पाई बार में है
तो V लीटर में जाएगा। R का वैल्यू क्या लेते हो? अगर 5 पास्कल में है तो V जाएगा मीटर क्यूब, मैंने बताया था आपको, SI यूनिट। और R का वैल्यू आप क्या लेते हो? और कई बार अगर मेरा ये पास्कल में ही रहेगा, मीटर क्यूब में भी रहेगा, कई बार हम कैलोरी के फॉर्म में भी लेते हैं। जूल को अगर आपको यहाँ पे बेसिकली अगर आप कैलोरी के फॉर्म में लोगे तो आर की वैल्यू एक डिफरेंट आता है, वो भी आप जान लो कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। कैलोरी मतलब वही जूल, आपका 1 कैलोरी 4.2 जूल जो है कंसेप्ट है ना, वो भी इस यूनिट में काम करता है। यूनिट ऐसा ही रहेगा, पास्कल में रहेगा, बट आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि हाँ हमें इस तरीके से, हमें अगर क्वेश्चन कैलोरी में दिया है और ये एंट्रेंस के लिए होता है, कई बार हम उसे भी यूज करते हैं। बट वो जो कैलोरी वाला है ना, वो मोस्टली एंट्रेंस में आता है, आपका उसमें आएगा क्यों नहीं। तो आर का 4 वैल्यू बेसिकली हमारा गिवन रहता है। एक तो पाई अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक अगर गिवन है तो आपको लीटर में ही लेना है, किसी में भी हो लीटर में कन्वर्ट कर देना है। और आर का वैल्यू आपको मिल जाता है 0.0821। क्लियर है? यूनिट वगैरह आप इसका ले सकते हो, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन हम यहाँ पे ले सकते हो। अच्छा, अगर बार में है पाई तो V लीटर में ही रहेगा। वॉल्यूम इज ऑलवेज इन लीटर, अगर एटीएम और बार है तो ध्यान रखिए, चेंज नहीं करना है आपको। और ये हो जाएगा 0.083 आ जाएगा। दैट इज अगेन बार लीटर पर केल्विन पर मोल पर केल्विन, अब ले सकते हो उसको। अब पाई है पास्कल में अगर रह गया तो ये मीटर क्यूब में रहेगा। आपको किसी भी यूनिट में दिया है, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना है उसे, और उसके बाद फिर आपको आगे चलना है। और आर का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अगर ये पास्कल में और ये मीटर क्यूब में रहा तो आर का वैल्यू क्या लोगे आप, क्या लेते हो, याद है? मान लो पास्कल, यस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? जूल पर मोल पर केल्विन आप कैसे निकालते हो, आर का वैल्यू जैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई वी बाई एन टी, पाई वी बाई एन टी। सो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, यहां से आ जाएगा मेरा आर इज इक्वल टू पाई वी बाई एन टी। अगर आपको थोड़ा यूनिट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो। आर का वैल्यू पहले केस में क्या आ जाएगा, अगर एटीएम है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। सेकंड केस में क्या आ जाएगा, बार लीटर पर मोल पर केल्विन। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। उस तरीके से आप उसे ले सकते हो। क्लियर है? ये मेरा जूल में लेती हूँ, जूल इसको जूल कर लेते हैं, इसको जूल पर मोल पर केल्विन कहते हैं। क्लियर है? तो कैन यू प्लीज टेल मी, थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा सा आइडिया दो, आप तो पढ़ा हो, पास्कल इनटू मीटर क्यूब अगर मैं करूंगी तो मैं इसे जूल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, एक बार चेक करके बताओ मुझे। इज इट जूल, ये होगा या नहीं, गलत एक्सप्रेशन है। अगर ये पास्कल है प्रेशर का यूनिट, ठीक है, वी है मीटर क्यूब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मैं जूल कह सकती हूँ या ये गलत है एक्सप्रेशन? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आएगा। पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, सो आई गॉट न्यूटन इनटू मीटर जूल, आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्टेंसेस, फोर्स इनटू डिस्टेंसेस, एनर्जी का फॉर्म ले लो आप, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, जूल पर मोल पर केल्विन। इन दोनों के प्रोडक्ट के बदले आप एक साथ जूल भी डाल सकते हो, अगर मेरा पास्कल और मीटर क्यूब है। क्लियर है? ओके, दिस इज माय, आप इसका अगर यूनिट आपको चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको यूनिट को, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, बार लीटर सेकंड वाला, बार लीटर पर मोल पर केल्विन। इसे मैं लिख सकती हूँ जूल पर मोल पर केल्विन लिख सकती हूँ।
जूल के बदले या फिर मैं पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन भी लिख सकती हूँ। और अगर मुझे आर की वैल्यू कैलोरी में कहीं पे एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए बोल रहे हो अगर चाहिए तो इसके लिए हम 2 लेते हैं। लगभग अगर देखें तो ये 2 कैलोरी होता है बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल का मतलब 8.314 को अगर बाय डिवाइड बाय 4.2 करोगे तो यू गेट 2। दिस इज 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ये सारे यूनिट हम यूज करते हैं सीबीएसई में, बहुत इजी आता है, इतना डेप्थ वाला नहीं आता है। हाँ कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, पाई पास्कल में ले होता है और वो लीटर में ले लेते हैं वॉल्यूम को और आगे चले जाते हैं, तो उसमें गलत हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको मैंने पूरा यूनिट वाइज बता दिया कि किस तरीके से कौन से यूनिट के लिए हमें कौन से वैल्यू लेने हैं और कैलकुलेट करने हैं। अच्छा मेन तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, मेन आपको है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं जो आपको होमवर्क मिला है, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको बार बार आंसर्स देखना पड़ रहा है सॉल्यूशंस बनाने के लिए, दैट मींस कंसेप्ट कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं गया है और उसे फिर आप डाउट बना के मुझे कमिंग क्लास पूछ लेना। कई बार क्या होता है आंसर्स देखने के बाद ना समझ में आ जाता है प्रॉपर बच्चों को, अरे उनको पता चलता है अरे मैंने यहीं पे गलती कर दी थी, मुझे पता चल गया। बहुत बार क्या होता है आंसर्स देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है चीजें, आप रट लोगे उसे पर आपका कंसेप्ट उसमें आपको लगेगा कि कैसे आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो उस केस में उसे सर्कल बना देना प्लीज, ठीक है, और मुझे पूछ लेना। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ये कंसेप्ट है, आपको मैंने दे दिया कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे वैल्यूज लेंगे, कैसे किस तरीके से हम उसे ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से आपको मैंने और एक चीज बताया कि यहाँ से मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। कल मैंने कहा था अगर आपने ये वैल्यूज लिख लिया है तो मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ इन वैल्यूज को। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं मोलिकुलर मास अगर आपको निकालने के लिए, कल मैंने कहा था आपको पाई बी पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो एन के बदले में क्या लिख सकती हूँ, एन के बदले में लिख सकती हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इनटू आर टी बाई बी। अगेन द सेम थिंग, मुझे अगर मोलिकुलर मास एब्सोल्यूट बोला गया तो मोलिकुलर मास को इस तरफ ले लूंगी, पाई को नीचे ले लूंगी, मोलिकुलर मास आ जाएगा। मोस्टली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करा जाता है, प्रोटीन्स हो गया, पॉलीमर्स, डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े पॉलीमर्स हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम उनके मोलिकुलर मास को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस को यूज करा जाता है। ठीक है, बाकी तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं बट ये मोस्टली किसके लिए यूज करा जाता है, प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स एंड आपके और भी जो बड़े बड़े फॉर्म में रहते हैं उनके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके मोलिकुलर मास निकालने के लिए इस प्रोसेस को यूज करा जाता है। इसका रीजनिंग भी आता है कि हम इसी प्रोसेस को ही क्यों यूज करते हैं, दूसरे प्रोसेस को क्यों यूज नहीं करते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था इसके आंसर, आप भी पढ़ सकते हो, नोट्स में भी है, आप पढ़ सकते हो कि क्यों ऐसा होता है कि हम लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये क्या होता है छोटे छोटे वेरिएशंस के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर को काफी बड़ा वैल्यू करके दिखा देता है जो कि हमें कैलकुलेट करने में इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर को भी लेते हैं। क्लियर है, और ये रूम टेम्परेचर में भी आप काम कर सकते हो इसमें आराम से। ये रूम टेम्परेचर में भी एक अच्छा खासा वैल्यू दिखाता है पाई, बट आप एलिवेशन लोगे तो आपको डेल्टा चाहिए, आप डिप्रेशन में फिजिकल लोगे आप उसमें डेल्टा चाहिए। ठीक है, जहां पे फिर डीनेचुरेशन वगैरह होने का चांसेस डर रहता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस को हम सबसे बेस्ट मानते हैं टू डिटरमिन द मोलिकुलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इस तरीके से मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हो फॉर्मूला डाल के। उसके बाद मान लो वन सॉल्वेंट एंड मेनी सॉल्यूट वाला केस होता है, बहुत सारे सॉल्यूट आपने एक ही सॉल्वेंट में डाल दिया है और ऑस्मोटिक प्रेशर आप चेक कर रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला डाला जाता है, पाई v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस r। सारे सोल्यूट डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को आप डाल देना, वही फॉर्मूला आएगा, पाई v इज इक्वल टू nr, n के बदले इन सब का समेशन आप ले लें, सारे नंबर ऑफ मोल्स जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो ये फॉर वन सॉल्वेंट मेनी सॉल्यूट्स। अगर ऐसा केसेस आता है 2 सॉल्यूट मिला दिया है आपने, शुगर और ग्लूकोज दोनों को मिला दिया है वाटर में,
या फिर और भी, और आपने NaCl भी मिला दिया और MdCl2 भी मिला दिया, दो सोल्यूट को एक ही सॉल्वर में डाल दिया। ऐसे केसेस में आपका किस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला डाल देना है। ऐसे क्वेश्चन भी है, आप देख लेना, आज आपको मिला भी है होमवर्क। सो दिस इज डन नाउ। अब हम चलते हैं, उसमें चलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं यही बता देता हूँ क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं थोड़ा जल्दी में करा रही हूँ, ठीक है, रिवीजन कर लो आप। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल एक आ जाए, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस को अगर हम एसपीएम के थ्रू सेपरेट करते हैं तो नो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑकर्स, क्योंकि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है। तो वहां पे इस केसेस में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होता है। When two isotonic solutions are separated through SPM, no osmosis occurs because they possess same osmotic pressure. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो सॉल्यूशन में लेती हूँ, मतलब pi1 is equal to pi2 हो जाएगा। So this is C1RT is equal to C2RT, so that implies C1 is equal to C2. इस फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कहा था, आपको बोल दिया जाएगा 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है और 10% कोई दूसरा एक सोल्यूट का सोल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है और अननोन सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालो। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में जाके आप निकाल सकते हो। अगर आपको मैंने कहा था कि ऐसे केसेस में स्ट्रेंथ से लेके बेसिकली क्वेश्चन आता है। 6% सोल्यूशन का मतलब है स्ट्रेंथ आ गया, मास बाय वॉल्यूम वाला केस होता है। क्वेश्चन भी मैंने आपको इस तरीके से करवा दिया था, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूला डालना है, क्या डालना है आपको, WB1 डिवाइड बाय MB1 into 1000 by volume of solution 1, this is equal to WB2 divided by MB2, clear है, into 1000 divided by volume of solution 2। अब सीधे फॉर्मूला डालो, जो जो सिमिलर है, जो जो काट सकते हो, जिसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उसे करो, और उसके बाद फिर आपको हो सकता है इसका मिला होगा, एक का मिला होता है मोलिकुलर मास, दूसरे का मोलिकुलर मास पूछा जाता है, सारे वैल्यूज वगैरह आपको गिवन होते हैं। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अगर कल है तो फिर मैं आपको दूसरा अलग तरीके से कराऊं, ठीक है। दिस इज डन, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था ना कि हमारा जो ब्लड है ये किसके साथ आइसोटोनिक होता है, NaCl सॉल्यूशन का मुझे स्ट्रेंथ बताना, आपको मैंने बताया 0.9%। 0.9% NaCl सॉल्यूशन और ब्राइन सॉल्यूशन। तो 0.9% NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कौन आइसोटोनिक होता है, ब्लड आइसोटोनिक होता है, ब्लड हमारा आइसोटोनिक होता है। अच्छा, 0.9% का मोलैरिटी भी मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट नोट में भी आपको या 1 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी, आई थिंक इट इज 0. ये कितना आ रहा था बेटा, देखना 1.5 मोलर। 0.15 मोलैरिटी था आई थिंक। यस चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, चेक करो, कल मैंने करवाया था, कल या परसों। इज इट 0.15 मोलैरिटी, देखना एक बार, करा होगा आपने, सॉल्व करवाया था, इज इट या 0.12 या ऐसा कुछ था, देखना 0.15 लग रहा है मुझे, चेक करा आपने। किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। मोलैरिटी क्या है, तो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ बताया है, इसका मोलैरिटी कितनी बनेगी, हम्म 0.15 है ना, ओजस 0.15 है, यस हाँ। चेक करो, हाँ ठीक है। तो ये इसका मोलैरिटी आ चुका है, यहाँ तक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आता है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस आता है। आप सबको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर दो, मैं आगे चली जाऊंगी फिर। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस,
और उसके एप्लीकेशंस भी 2-3 बता दो। यस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस बता दो मुझे। हम जब पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड पे मूव करते हैं। अच्छा, मतलब ऑस्मोसिस का डायरेक्शन जब उल्टा हो जाता है तब हम उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब है अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती हूँ, इससे भी ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्वेंट फ्लो, सॉल्वेंट पार्टिकल की फ्लो को स्टॉप करने के लिए होता है। अगर मैं इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देती हूँ तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड की तरफ पार्टिकल मूव करने लग जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके एक दो एग्जांपल मुझे बताना। Distillation of salty water. बहुत अच्छा, डिसलाइनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सी वाटर। और क्या होता है, अगर सोर थ्रोट का कंडीशन किसी का है, किसी पेशेंट का सोर थ्रोट हो रहा है तो उसको गार्गल करने के लिए बोला जाता है। ये भी बेस्ड है आपके रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के साथ। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। काफी सारे एग्जांपल्स आप इसके दे सकते हो, इसी आपके किसके, रिवर्स ऑस्मोसिस के। अच्छा, दूसरा है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या, इसका भी कंसेप्ट क्लियर है सबका? तो हम फिर वेंट फैक्टर में चलेंगे, लास्ट है ये। ऑल क्लियर विद द कंसेप्ट? हाइपरटोनिक, हाँ यस, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर आप ब्लड सेल्स को रखोगे या आरबीसी को रखोगे या किसी को भी रखोगे तो आरबीसी का श्रिंकिंग हो जाता है, आउटवर्ड फ्लो दिखाने लगता है, आपके आरबीसी से लिक्विड बाहर निकल के चला जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप रखोगे तो यस यस बच्चे, ठीक है। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको ये पता है। कंपैरेटिवली अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो हम उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं, और किसी सॉल्यूशन से अगर दूसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो दूसरे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव इस तरीके का एक टर्म है। तो चलते हैं फिर, ठीक है, इसके भी आप एक बार नोट्स पढ़ लेना हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का, और मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ वेंट फैक्टर में चलते हैं। ठीक है, और आप ना थोड़ा सा अच्छे से करना होमवर्क की तो एकदम सीरियसली उसे अच्छे से बैठ के प्रॉपर पूरा करना है। जब तक अच्छा, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे? हाँ, इसके बाद आप बोलो जो बोलोगे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं, 1 by 1 चलते हैं, क्या है, खत्म तो सारा कराना है, सारा तो खत्म कराना है ना। ठीक है, और एक और टेस्ट देना है क्या इसका, इस चैप्टर का, कंफर्टेबल हो? मैं ये मैम एक टेस्ट रिटर्न देके, थ्योरी वाला दे दो मैम। हाँ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ ना कि हम तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन भी करेंगे। मैं दे दूंगी थ्योरी अगर आप रिटर्न लिखना चाहते हो तो, वो फुल सिलेबस में सारा आ जाएगा। आप इतने फुल सिलेबस दोगे ना, उसमें सारे थ्योरी आएंगे। हाँ, और एक टेस्ट देना है मानवी, और एक टेस्ट देना है इस चैप्टर का,
फिर तो आप एमसीक्यू ही देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए तो मैं मुझे क्या है, मैं दे दूंगी रिटन टेस्ट। मतलब वैसे भी कहा है आपको, अगर एमसीक्यूज भी देती हूँ तो उसे एटलीस्ट पेपर में लिख के लिखा करो, खाली टिक मत करो, उसके बारे में 2-4 लाइन जितना आता है आप लिख दो, वो बेटर होता है। सो लेट्स गो टू वेंटर फैक्टर डिनोटेड बाय आई। अरे वेंटर फैक्टर होता क्या है? वेंटर फैक्टर मुझे ये बताता है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल सॉल्यूशन है या वहां पे सोल्यूट पार्टिकल जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप को बताने के लिए आई एक बहुत मेजर फैक्टर है। सॉल्यूशन का टाइप का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास 3 सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसमें सॉल्वेंट, तीनों में सॉल्वेंट डाला हुआ है, यस। तीन मेरे पास कंटेनर है, बीकर है, उसमें मैंने 3 सॉल्वेंट डाल दिया है। सबसे पहला सॉल्वेंट के अंदर मैंने एक ऐसा सोल्यूट डाला, एक सोल्यूट डाल दिया मैंने, पहले सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट डाल दिया, 2 पार्टिकल डाल दिए। कितने डाला है मैंने? 2 पार्टिकल डाला है। आप उसे मोल के लेके 2 मोल भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स अगर लोगे। हाँ आई नो दैट, आई नो दैट अमन, आई नो दैट, मैं एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए भी ये करा रही हूँ, ठीक है। और क्या किसमें थी अभी कुछ मैं बता रही, हाँ जस्ट मिनट। तो मैंने कोई एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल उसमें डाल दिया है, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का सोल्यूट है। फिर दूसरा एक सॉल्वेंट है, इसमें मैंने और एक डिफरेंट टाइप का सोल्यूट डाल दिया, उसका 2 पार्टिकल डाल दिया। और एक सोल्यूट है, उसमें मैंने तीसरा टाइप का सॉलिड डाल दिया, तीसरा टाइप सोल्यूट डाल दिया है, उसके भी 2 पार्टिकल मैंने डाल दिए। डिसोल्यूशन के बाद जब मैंने उसको मिक्सचर बना दिया, उसको डिसोल्यूशन पे ले लिया, घोलने के बाद जब मैंने चेक करा तो मुझे यहाँ पे अगेन 2 पार्टिकल ही मिलते हैं सॉल्वेंट के अंदर। मैंने 2 डाला था और डिसोल्यूशन के बाद भी मुझे 2 ही पार्टिकल मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज केस। सेकंड सॉल्वेंट में मैंने क्या करा, तो ये अगर मान लो आपको डिसोल्यूशन के बाद जितना पार्टिकल आपने डाला है, अगर आपको उतने ही पार्टिकल मिलते हैं, आपने 2 डाला और डिसोल्यूशन के बाद भी आपको 2 ही मिलते हैं, ये होता है नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल सोल्यूट शोइंग नॉर्मल बिहेवियर, मतलब यहाँ पे सोल्यूट जो है वो नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है। इस केस में मेरा आई को हम 1 मान लेते हैं, जो वेंटर फैक्टर है ना वो आई है। I1 का मतलब ये मुझे नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, किसके बारे में बता रहा है? नॉर्मल बिहेवियर के बारे में बता रहा है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। अब यहाँ पे जब मैंने चेक करा, 2 पार्टिकल तो डाल दिए, बट उसके बाद जब मैंने चेक करा कुछ एक टाइम के बाद, रिजोल्यूशन के बाद